वंदे मातरम बेटा। नमस्कार आप सभी को। आज के लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन लोग। कल अपन लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन सा क्षेत्रमिति स्टार्ट किया था, और क्षेत्रमिति स्टार्ट करते वक्त उसके अंदर दो चीज़ों को अपन ने डिस्कस किया था कि 2D और 3D के बारे में। 2D की कुछ पॉइंट्स को अपन डिस्कस कर रहे थे और बीच में लाइट चली गई थी, तो अपने को अपना लेक्चर वहीं स्टॉप करना पड़ा था और वहीं का अपलोड करके मैंने आप लोगों को डाल दिया था। ठीक है, अब वहीं से जो कल की क्लास थी वहीं से कंटिन्यू करते हैं। आई वाज में आज की क्लास तभी पकड़ में आएगी कि आपने कल की क्लास देख ली होगी, और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आप लोगों ने कल की क्लास देख ली होगी। इतना तो विश्वास कर सकता हूँ ना आप लोगों पे, ठीक है ना। तो चलो मैं स्टार्ट करता हूँ। अपन कल बात कर रहे थे बेटा क्षेत्रमिति की। ये कल अपन लोगों ने बात की थी क्षेत्रमिति की, और इसको टू कैटेगरीज अपन लोगों ने डिफाइन की थी। एक क्या की थी बेटा आपने, 2D ज्योमेट्री, और एक आपने की थी 3D ज्योमेट्री। 2D ज्योमेट्री के अंदर जो कंटेंट्स लिए थे अपन ने कौन कौन से ले लिए थे? आयत लिया, वर्ग लिया, और तीसरा क्या लिया था? वृत्त लिया। ये कंटेंट्स आप लोगों ने बात की थी, ठीक है। अब आयत के या वर्ग के या वृत्त के 2D डायमेंशन अपन जो पढ़ रहे हैं, और बेटा मैंने आपको कल भी कहा था कि इस टॉपिक से एक तो पक्का है, ये 100% क्वेश्चन आना ही आना है, और ज्यादातर कई बार दो भी, मोस्टली दो भी क्वेश्चन से टपकते हैं एक तरीके से। बहुत अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अब आप बात कर रहे थे, आयत की बात की थी। आयत के लिए अपन ने क्या क्या चीजें पढ़ी थी? आयत के लिए आयत का क्षेत्रफल पढ़ा, आयत का परिमाप पढ़ा, क्षेत्रफल पढ़ा था और परिमाप पढ़ा था। वर्ग के लिए भी अपन ने क्या पढ़ा था? क्षेत्रफल पढ़ा, और क्या पढ़ा था अपने? परिमाप पढ़ा। वृत्त के लिए भी क्या पढ़ा था अपन ने? क्षेत्रफल पढ़ा और परिमाप पढ़ा। ये अपन ने बात की थी, ठीक है। आयत के क्षेत्रफल की बात की थी, याद है आपको? क्या? लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल की बात की थी अपन ने, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत के परिमाप की बात की थी, तो परिमाप के लिए अपन ने सूत्र क्या लिखा था? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। इसके लिए तो क्या देता? लंबाई गुणा चौड़ाई। इसके लिए 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, या L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ। तो क्षेत्रफल का सूत्र A फॉर एरिया, तो A इक्वल्स टू L इंटू बी। ये किसके लिए? अपन आयत के लिए डिफाइन कर रहे थे। परिमाप पैरामीटर, पैरामीटर ऑफ द रेक्टेंगल क्या? 2 इंटू एल प्लस बी, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। क्या होता है, कैसे होता है, ये कल वाले लेक्चर में अपन ने खूब डिस्कस किया था। ऐसे अपन ने वर्ग की बात कर रहे थे, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा इंटू भुजा, भुजा की घात 2, या आपने क्या बात की थी? इसका एरिया क्या बात की थी? भुजा स्क्वायर। और जब इसके परिमाप की बात करते हैं तो 4 इंटू भुजा। ये परिमाप के ऊपर बात की थी अपन ने। अब ऐसे ही वृत्त के क्षेत्रफल की बात की थी, तो आपने क्या लिखा था? पाई आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पर? त्रिज्या। और कल बात की थी अपन ने, त्रिज्या हमेशा उसके व्यास की आधी होती है, या व्यास उस त्रिज्या का दुगना होता है। और वृत्त के परिमाप की बात की थी, तो वृत्त का परिमाप, परिधि, ए सर्कमफ्रेंस एक ही बात है। परिमाप का मतलब ये होता है ना, बाउंड्री पे चक्कर काटना। वृत्त कैसा होता है? वृत्ताकार होता है, तो यानी बाउंड्री, बाउंड्री पे ये चक्कर काटेंगे तो क्या हो जाएगा? वो परिधि कहलाएगी। तो परिमाप, परिधि, वृत्त की एक ही बात है। क्यों?
क्योंकि यहाँ पे भी आयत में भी कहता कि बाउंड्री पे जो चक्कर काट के जो टोटल लेंथ आती है वो क्या कहलाती है, परिमाप कहलाती है। तो वृत्त के अंदर भी बाउंड्री पे जो दौड़ लगा रहे हैं और एक वो सर्किल जो कंप्लीट हो रहा है तो ऑटोमेटिकली वो क्या जाए, तो यानी वो क्या पढ़ी थी अपन ने 2πr। तो इस टाइप से जो मेन इंपॉर्टेंट है आपने 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6, ये 6 सूत्र अपन लोगों ने डिस्कस किए थे। 6 सूत्र अपन लोगों ने डिस्कस किए थे बेटा। और ये मेरे को आशा ही नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों को टिप्स पे होंगे। अगर नहीं है तो ये आप लोगों के लिए नहीं, मेरे लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि अगर याद नहीं है तो आप लोगों को ये अभी आपके हाथों से, उंगलियों से, मुंह से ये टपकने चाहिए। अगर नहीं है तो बहुत गलत दिशा में आप जा रहे हो। सिंपल सी बात, अगर आप इतना भी नहीं कर रहे हो रेगुलर तो कोई मतलब नहीं इतना स्लो चलने का, फिर मेरा इतनी चीज़ों को डेप्थ में जाने का। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जब तक इन चीज़ों का आपको जानकारी नहीं होगी अपन आगे को न तो कुछ क्वेश्चंस कर पाएंगे न कुछ और। तो ठीक है, वापस रिवाइज करो। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 गुना ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, फिर वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा इंटू भुजा, भुजा स्क्वायर। वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 गुना भुजा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आर यहाँ पर क्या है, वृत्त की त्रिज्या है। वृत्त का परिमाप या वृत्त की परिधि क्या होती है, 2πr। आर वही त्रिज्या है और पाई का मान 22/7 या 3.14, जैसा भी रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग अपन इसको यूज कर लेते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को एक सूत्र और लिखा था, त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लो या सिंपल त्रिभुज का क्षेत्रफल लो तो 1/2 आधार गुना ऊंचाई। ये भी आपको दिमाग में रखना है। और इसके अलावा अपन ने क्या क्या बातें की थी, अपन लोगों ने बातें की थी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अगर चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चलो इन चीजों का अपन डिस्कस फिर आज करते हैं। तो ये 2D डायमेंशन के अंदर, 2D ज्योमेट्री के अंदर ये सारी चीजें अपन लोगों ने बात की। ठीक है, आज जो मैं बात करने वाला हूं, आज 3D ज्योमेट्री की बात करने, 3 डायमेंशनल फिगर्स की मैं बात करने वाला हूं। ठीक है, तो उनको अपन लोग देखते हैं बेटा। क्षेत्रमिति का 3D। अब 3D की जब अपन बात करेंगे, यानी 3 डायमेंशनल फिगर, 3 डायरेक्शंस हो जिसके अंदर, अब 3 दिशाएं, क्या पूर्व पश्चिम उत्तर लोगे या पूरब उत्तर दक्षिण लोगे, या यहाँ पे दिशाओं का मतलब वो नहीं है। 3 दिशाओं का मतलब ये होता है बेटा कि जिसमें मैथमेटिक्स की भाषा के अंदर कि एक दिशा x हो, एक दिशा y अक्ष के अकॉर्डिंग और एक दिशा z अक्ष के अकॉर्डिंग। अब ये x y z क्या बला है, x y z ये बला है कि क्योंकि वो ट्रेंड चला आ रहा है कि निर्देशांक ज्योमेट्री के अंदर कि अपन एक दिशा को हॉरिजॉन्टल लाइन को अपन x से डिनोट कर देते हैं, वर्टिकल लाइन को अपन क्या y से डिनोट कर देते हैं, और उसके भी वर्टिकल होता है तो वो z से डिनोट कर देते हैं। आई वो ट्रेंड चला रहा है इसलिए अपन बोलते हैं, मानने के कुछ ही मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अपन भी फिर वो की वही चीज माने ताकि अपन भी ट्रेंड से अलग नहीं हटते। अब क्या होता है एक्चुअल में, क्या होता है, 3 एक्सेस जो होती है वो एक्सेस एक्चुअल में एक नंबर लाइन ही होती है। वो क्यों, आप जब छोटी क्लासेस के अंदर आप देखते थे ग्राफ बनाते थे तो ग्राफ कैसे बनाते थे, वो ग्राफ पेपर होता था, आप एक ये लाइन, हाँ साहब ये बीच में 0 और ये वो ग्राफ के 4 टुकड़े कर देते थे ना अपने तरीके, ये बीच में 0, इधर x की धनात्मक दिशा, इधर x की ऋणात्मक दिशा, इधर y की धनात्मक दिशा, इधर y की ऋणात्मक दिशा। ये काम करते थे कि नहीं करते थे आप लोग, है ना। और वो ग्राफ के वो खाने बने, 1-1 सेंटीमीटर के वो खाने बने हुए रहते थे, है ना। और फिर क्या होता था, एक वो लाइन ग्राफ बनाना होता है, जैसे कि उसमें अपना स्टैटिक्स वाला जो पोर्शन आएगा उसके अंदर सांख्यिकी के अंदर अपन बात करेंगे कि वो लाइन वाला पोर्शन जो आता था तब ये क्या 0 सेंटर में, और फिर क्या इकाई दूरी पे जैसे 1, ये 2, ये 3, ये 4, ऐसे वो खाने यूं होते थे। ऐसे इधर ये -1, -2, -3, ऐसे ये इधर बेटा 1, ये 2, ये 3, ऐसे चलते जाते -1, -2, -3। तो बेटा थोड़ी देर के लिए भूल जाओ तो इनडायरेक्टली ये क्या है, ये एक संख्या रेखा ही तो है एक तरीके से, यानी ये हॉरिजॉन्टल लाइन एक संख्या रेखा ही है। तो इसको अपन क्या एक्स एक्सिस से बोलते थे, और ये क्या देखो सेंटर में 0, और संख्या रेखा को एक संख्या रेखा पे दूसरी संख्या रेखा यूं वर्टिकल में खड़ी कर दूं तो समझ लो देखो वही 0, 1, 2, 3 ये, और एक -1, -2, -3 नीचे की तरफ, यानी ये भी संख्या, यानी 2 संख्याएं रेखाएं एक दूसरे को वही O पॉइंट पे यानी 0 पे काटती, तो उसी को मूल बिंदु या ओरिजिन कह देते हैं अपन, जिसके निर्देशांक अपन 0, 0 लेते थे। आई बात में,
तो इस टाइप से बात करते हैं, तो वही कंसेप्ट अपने को यहाँ पे अपन दिमाग में लेके चल रहे हैं। तो अब जो बात आ रही है, मैं जो ये चीज कहने का मेरा उद्देश्य क्या है, मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये है, अपन यूं माने कि 3D की बात है। 3D का मतलब क्या होता है, जैसे आप यूं समझो कि 3 एक्सेस है, तो यहाँ पे तो कितनी एक्सेस है बेटा, ये एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ठीक है। अब इसमें एक थर्ड तीसरी एक्स और आ जाएगी, जेड एक्सेस। तीसरी एक्स कौन सी आ जाएगी, जेड एक्सेस। आप कहोगे सर ये एक्सेस एक्सेस क्या है, तो अपन तो ये क्षेत्र मिति के अंदर घन घनाभ गोला ये बेलन वगैरह ये पढ़ना एक तरीके से। उसी पे आ रहा हूं बेटा, उसी पे आ रहा हूं। पर इनको 3D फिगर क्यों कहते हैं, सॉलिड फिगर क्यों कहते हैं, ठोस ज्योमिति क्यों कहते हैं। ठोस ज्योमिति यानी जो स्थान और आकार दोनों घेरती हो हवा के अंदर भी, वो क्या कहलाती है, ठोस ज्योमिति कहलाती है। तो आप देखो इसके अंदर ये एक्स एक्सिस, ये वाई और जेड एक्सिस भी क्या होता है कि समझ लो कि ये जो पेन की डायरेक्शन है, ये हो गया जेड एक्सिस, यानी तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं। समझ लो कि ये मान लिया ये एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस और ये मेरा जेड एक्सिस। तो देखो एक्स और वाई भी एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री है कौन, वाई और जेड के बीच में 90 डिग्री है कौन, और एक्स और जेड के बीच में 90। तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं, तीनों एक्सिस एक दूसरे के लंबवत होती हैं। तो वो क्या 3 डायमेंशनल फिगर कराता है। अब 3 डायमेंशन के मूवमेंट का एक एग्जांपल आपको मैं देता हूं। एक सिंपल सी बात है, मान ले कि आप जिस भी कमरे में बैठे हो, आपने बिल्कुल एक जिस भी कमरे में बैठे हो, और जैसे कि जो आपकी एक वॉल है, जैसे ये वाली वॉल है, इस कमरे में मैं हूं, ये वाली वॉल है, मैं यहाँ पे खड़े होकर के बिल्कुल यूं सीधा चल रहा हूँ, ये सीधा चल रहा हूँ। तो ये बेटा कि एक डायरेक्शन है ये मेरी, यानी ये कौन सी डायरेक्शन है, इसके हिसाब से अगर ये बोर्ड पे जो एक्सिस बनी है उसके हिसाब से एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन है। ये मेरा ये समझ लो कि ये पॉइंट मेरा ओरिजिन है, ये जो सेंटर पॉइंट है ये ओरिजिन है, ये जीरो है, यहाँ पे ये जीरो है। तो ये कौन सी होगी, ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, ये मेरा है ये एक्स की नेगेटिव डायरेक्शन हो गई। ओके, और ये पॉइंट का ये क्या हो गया आपके पास, जीरो हो गया एक तरीके से, है ना। तो अगर मैं यूं बिल्कुल ये अगर मैं इस डायरेक्शन में यूं चल रहा हूं, तो यानी एक्स की पॉजिटिव एक दिशा में चल रहा हूं, वन डायमेंशन, इसलिए इसको बोलते हैं एक विमीय, एक दिशा, एक विमा, वन डायमेंशन। ओके, और बेटा अब ये बात करते हैं कि ये वाई एक्सिस के वर्टिकल, अब समझ लो कि ये मेरा सेंटर पॉइंट है ना। अब ये मेरा ऊपर वाला धड़, ये वाला क्या वाई की पॉजिटिव डायरेक्शन हो गई, मेरी जो लेग्स हैं वो क्या हो जाएगा, वाई की नेगेटिव डायरेक्शन होगी, और ये सेंटर पॉइंट ये क्या हो गया, ये जीरो हो गया। तो यानी ये हाथ ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन, ये नेगेटिव डायरेक्शन, और ये मतलब कि यहाँ से ये ऊपर पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब इसको आप इस टाइप से थोड़ा सा इमेजिन करना, क्यों 3D, यानी आपको सोचना है आप जिस रूम में बैठे हो उस रूम का कोई भी कोना पकड़ लो। अब जैसे इस रूम में बैठा हूं, तो समझ लो कि इस रूम का मैंने ये कोना पकड़ लिया, तो ये समझ लो कि ये वाली जो डायरेक्शन है ये एक्स हो गई आपके पास, और इसके वर्टिकल लाइन ये जा रही है, यानी चौड़ाई को एक्स मान लिया, लंबाई वाली जो फर्श का जो कोना कोना स्केटिंग लगी हुई है आपकी, समझ लो उसको वाई मान ले। तो ये ऊंचाई क्या हो गई, ये जेड हो गई, ये ऊंचाई क्या हो गई, ये जेड हो गई। जैसे देखो बेटा, ये मान लिया ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ये लेंथ, ये एक्स एक्सिस की बात कर रहा हूं मैं, ये लेंथ, ये एक्स एक्सिस हो गई, और इसके ये वाली लाइन, ये वाली क्या होगी, ये विड्थ है। तो देखो, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में 90 डिग्री का कोण बन रहा है ना। तो ये परपेंडिकुलर यानी एक्स और वाई, और ये जो ऊंचाई है ये जेड एक्सिस। तो यानी वही चीज मैं आपको कहना चाह रहा था कि ये एक्स, ये वाई, ये जेड। तो आपके कमरे का कोई भी कोना, फर्श के ऊपर जो कोना है उसमें देखो 3 दिशाएं निकल रही उस कोने से, एक तो ऊपर की तरफ निकल रही, जैसे इस कोने से एक तो ऊपर की तरफ निकलेगी, एक फर्श में नीचे की तरफ निकलेगी, और एक फर्श में इधर निकलेगी। तो ये एक्सिस भी क्या होती है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती है। तो एक्स वाई जेड 3D। अब 3D के मूवमेंट्स की बात है, ये तो मैं एक डायरेक्शन में जा, अब मान लीजिए कि मैं यूं आराम से कि यूं झूमता हुआ यूं चल रहा हूं, यानी फर्श पे चल रहा हूं ना। तो किस पे चल रहा हूं, फर्श पे चल रहा हूं, एक तल में चल रहा हूं, एक समतल में चल रहा हूं, एक प्लेन में चल रहा हूं, आई बात में। तो एक प्लेन के अंदर जो मूवमेंट होता है, और ये फर्श किससे मिलकर बना है, दो एक्सिस से मिलकर, दो दिशाओं से मिलकर बना है। एक तो इसमें लेंथ कंसीडर हो रही है और एक इसमें विड्थ कंसीडर हो रही है, तभी तो ये फर्श बना है। क्योंकि अगर आपको मान लिया कि फर्श के ऊपर आपको टाइल्स लगानी, तो उसका एरिया कैसे निकालेगा, ये फर्श के अंदर अगर आपको टाइल लगानी तो एरिया कैसे निकालेगा, वो लंबाई गुना, अगर आपके 10 बाई 10 का रूम है, 10 बाई 10 का रूम है, और मिस्त्री ने आपको टाइल्स लगाई,
तो टोटल एरिया क्या निकालेगा 10 इंटू 10, 100 ही तो कहेगा, 100 स्क्वायर, अगर फीट के अंदर 100 स्क्वायर फीट बोल देगा, जो भी पैसे बताएगा उसके अकॉर्डिंग अपन उसको पेमेंट कर देंगे एक तरीके से। आई बात में, क्योंकि उसके अंदर लंबाई और चौड़ाई बात है 10 इंटू 10। अब मान लिया बेटा कि ये, और इस अगर वॉल की बात करा कि वॉल के ऊपर आपको मतलब कि समझ लो कि टाइल्स चिपकानी है, तो इधर मेरी लेफ्ट वाली वॉल पे चिपकानी चाहिए लेंथ, और ये क्या हो गई, इसकी हाइट होगी तो L इंटू एच, पर है तो ये रेक्टेंगल, एक तरीके से है तो एक प्लेन ही, ऐसे इधर वाली एक प्लेन ही है, ऐसे ये पीछे वाली भी एक प्लेन ही है, ऐसे भी ये प्लेन है, पर तो ये प्लेन का मूवमेंट है। पर 3D मूवमेंट क्या होता है, 3D मूवमेंट ये होता है बेटा कि मान लिया कि कोई भी बर्ड है या कोई भी मक्खी है, आप समझ लो कि एक मक्खी यहाँ पे कभी यूं जा रही है, कभी यूं उड़ती है, यूं 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 यूं, तो मतलब कि वो अगर एक लाइन में यूं यूं होती रहे तब तो समझ लो एक प्लेन में चल रही है, पर वो यूं भी हो सकती है ना, तो क्या हो गया बेटा, यूं गई तो समझ लो एक्स एक्सिस, यूं गई तो समझ लो वो वाई एक्सिस, पर बेटा ये ऊपर की तरफ गई तो यानी वो जेड एक्सिस, या और नीचे बैठ गई तो यानी वो जेड की माइन एक्सिस। इसलिए ये होता है, यानी जो पक्षियों का मूवमेंट होता है या किसी और चीज का मूवमेंट होता है, आपने पतंग उड़ा रहे हो ठीक है, तो ऊपर नीचे ये तो यानी वो 3 डायमेंशनल मूवमेंट हो गया उसका एक तरीके। अब आप मान ले कि यहाँ पे क्यों बात कर रहे हैं, क्यों इसलिए बात कर रहे हैं कि मान लिया कि आपके पास 3 डायमेंशनल जो फिगर्स हैं, 3 डायमेंशनल फिगर्स के अंदर अपन सबसे पहला अपन लेते हैं कि घनाभ। अब घनाभ का शेप कैसा होता है, घनाभ का शेप ये देखो, ये आपका घनाभ का शेप हो गया एक तरीके से। अब इनकी नेमिंग करनी है तो यानी ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, ये ई, इसको एफ कह दूं, ये जी कह दूं बेटा, और ये एच कह दूं, ये घनाभ का शेप हो गया। क्यों, क्योंकि जैसे आप 2 डायमेंशन में क्या होता था, जैसे 2 डायमेंशन में तो क्या नहीं, कोई भी पेपर है वो आपने टेबल पे रख दिया तो यानी वो टेबल भी क्या होती है, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, उसके ऊपर पेपर पड़ा हुआ एक तरीके से, तो एक प्लेन हो गया ना, समतल हो गया, सरफेस हो गया। अब मान लिया कि उस टेबल के ऊपर मान लिया बेटा ये हाँ इसी शेप को चलो लेते। अब ये देखो, ये क्या एक घनाभ का शेप हो गया कि नहीं हो गया। अगर ये समझ लो ये मेरा टेबल है, ये हथेली जो मेरी टेबल है, ये हथेली जो है ये एक्स एक्स और वाई एक्सेस से मिलकर बनी हुई ना, यानी ये हथेली एक समतल सरफेस हो गया। अब इस पे मैंने ये ठोस आकृति रख दी, तो देखो इसके अंदर ये लेंथ आ रही है, ये विड्थ आ रही है, मतलब लंबाई आ रही है और चौड़ाई आ रही है। तो ये वाला जो तल है, नीचे वाला तल है, ये तो एक समतल कहलाएगा, ये तो इसके कांटेक्ट में, पर इसके अंदर ये ऊपर भी तो उठा हुआ है, ये क्या आ रही है, ऊंचाई भी आ रही है, ये ऊंचाई भी आ रही है, इसलिए ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया, ये 3 डायमेंशनल ठोस हो गया आपके पास। ये इसमें देखो एक्स एक्सेस भी, ये वाई एक्सेस भी, और ये जो ऊंचाई है ये जेड एक्सेस भी, तो यानी एक्स एक्स भी काम में आई, वाई एक्स भी काम में आई, और ये जेड एक्स भी काम में आई। अब देखो मैंने क्या बात की थी कि तीनों एक्सेस एक दूसरे के लंबवत होती है, लंबवत का मतलब उनके आपस में 90 डिग्री का कोण होता है। तो देखो ये एक्स एक्सेस है ना, और ये वाई एक्सेस बोल ली थी मैंने चौड़ाई को, तो देखो लंबाई और ये चौड़ाई देखो पूरे 90 डिग्री पे कट मार रहा है, जो इसका कोण बना है ये पूरा 90, तो एक्स और वाई के बीच में 90, ठीक है। अब देखो ये कौन सी मानी है मैंने, ये जेड एक्स मानी है ना, तो एक्स और जेड के बीच में भी ये 90, और बेटा ये क्या मानी थी, वाई मानी थी, और ये कौन सी मानी है, जेड, तो वाई और जेड के बीच में भी 90, ये देखो मतलब ये वाई और ये जेड, तो वाई और जेड के बीच में भी 90, ये एक्स और ये जेड, तो एक्स और जेड के बीच में भी 90, और ये एक्स और ये वाई, तो ये देखो ये भी 90 डिग्री। इस टाइप से ये 3 डायमेंशनल फिगर हो गया। अब देखो, अब ये जो ये मैंने डायग्राम बनाया बोर्ड के ऊपर, इसी डस्टर के अंदर, ये उसको इमेजिन करने की कोशिश करो। ये कैसा शेप है, घनाभ का शेप, पीछे से थोड़ी गोलाई है इसलिए मैंने इसको इधर छुपा लिया ताकि आपको थोड़ा सा ये दिखे, क्योंकि अभी इस रूम में मेरे पास सामने यही दिख रहा था तो मैंने इसी को उठा लिया। अब देखो बेटा इसके अंदर, अब इससे तुलना करो कि इसमें ये वाली भुजा कौन सी है, एफ ए भुजा कौन सी है, इसका मतलब देखो इससे तुलना करना, समझना इसको, एक बार कंसेप्ट दिमाग में बैठ गया तो इसको पढ़ने का और आपके क्वेश्चंस करने की स्पीड इतनी तेजी से बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग क्या करते हो, क्वेश्चंस को डायरेक्ट उठाने की कोशिश करते, पर वो फिगर को इमेजिन कर लिया तो आप इसमें से कि वो चीज काट दी, वो फेंक दी, वो गोला निकाल लिया, ये निकाले, तो ये तभी इमेजिन कर पाओगे जब तक आपको
फिगर क्लियर है, इसलिए मैं इस चीज पे स्ट्रेस दे रहा हूं। अब इससे कंपेयर करना, आप देखो कि ये ए पॉइंट देखो नीचे की तरफ, ये तो यहां से इसी कोने से देखो ये ए पॉइंट हो गया बेटा, ये पीछे वाला बी पॉइंट हो गया, फिर ये पीछे वाला सी पॉइंट हो गया, और ये कौन सा वाला है, ये एच पॉइंट है। ये देखो इधर की ये एच, फिर ये वाला एफ पॉइंट हो गया, ये वाला ई पॉइंट हो गया, ये पीछे की तरफ वाला डी पॉइंट हो गया, और ये वाला पॉइंट ये कौन सा हो गया, जी पॉइंट हो गया। इस टाइप से तो आपको कौन सा नजर आ रहा है, आपको ये वाला सरफेस नजर आ रहा है ना सामने, तो ये सामने देखो, बताओ देखो कौन सा सरफेस है, ये सरफेस है ए एच ई एफ, ए एच ई एफ सरफेस नजर आ रहा है। और जो मेरे मुंह की तरफ कौन सा सरफेस है, मेरे मुंह की तरफ है ये ए बी सी एच, ये मेरे मुंह की तरफ है, मेरे मुंह से अपोजिट डायरेक्शन में, यानी ये वाला सरफेस, ये वाला कौन सा है, एफ जी डी ई, ये सरफेस है। और ये जो ऊपर है ना, ये ऊपर कौन सा दिख रहा है मेरे को, आप ये वाला मतलब ये कौन सा दिख रहा है, एच सी डी ई, ये हो गया आपके पास घनाभ, ये आपके पास घनाभ है। अब आप इसी चीज को सोचो कि जिस रूम में बैठे हो, अगर आयताकार रूम है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग है, यानी आयताकार रूम है, वो रूम पूरा अगर ये देखा जाए, अगर वो रूम मान लिया कि आपके रूम को कंप्यूटर पे आप 3D में, जैसे वो होता है ना कि आर्किटेक्ट अपने को नक्शा बना के देते हैं, तो आपकी बिल्डिंग ऐसी दिखेगी, तो आपका रूम ऐसा दिखे, तो वो एक घनाभ का शेप हो गया। देखो आपके रूम, सोचो देखो कि आपके रूम में क्या लंबाई कौन सी है, चौड़ाई कौन सी है, ये बिल्कुल घनाभ, ये समझ लो एक रूम ही, मैं यहाँ पे दरवाजा लगा दूं, आप घुस जाओ अंदर, तो ये आपका रूम बाहर से कैसा दिख रहा है। लोगों को अगर केवल एक रूम बनाओ जंगल के अंदर, तो बाहर से वो घनाभ का शेप ही हो गया एक तरीके से। आई बस में अब देखो इस घनाभ के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं। ये है ना, ये कोने, ये ए बी सी डी ई जी एच एफ, ये बेटा इसके क्या कहलाते हैं, शीर्ष कहलाते हैं। इनको क्या कहते हैं, शीर्ष। देखो एक शीर्ष ये हो गया, 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 4 शीर्ष आपके सामने दिख रहे हैं। तो बेटा ये 4 ये पीछे की तरफ भी तो होंगे, ये 4 शीर्ष, 4 4 8 हो गए, आई बात में। और शीर्ष कौन से हो गए, और शीर्ष है ही नहीं, फिर 4 सामने हो गए और 4 पीछे हो गए। ये वाला तो अगर इधर वाली साइड में देखो तो ये तो अपन कंसीडर कर चुके ना, तो टोटल किसी भी घनाभ के अंदर शीर्ष कितने होते हैं, 8। और आप देख लो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो घनाभ के अंदर शीर्ष हमेशा कितने आएंगे, 8। ठीक है, अब घनाभ में कोरें कितनी होंगी, कोर या साइड या भुजाएं, अब देखो यही है। अब आप देखना कोर यानी किनारे, यानी एक ये किनारा, एक ये 2 ये 3 ये 4 कोरे हो गई ना आपके सामने। तो बेटा ऐसे ये पीछे की तरफ भी 5 6 7 ये 8, तो आगे पीछे मिला के तो 8 कोरे हो गई। अब इधर साइड, इधर वाली साइड और इधर वाली साइड बची, तो इधर देखो एक कोर ये 9, एक कोर ये 10, ये भी गिनू क्या, नहीं ये तो आगे वाली में गिन चुके थे ना अपन, तो नहीं गिनूंगा। ऐसे इधर वाली में एक कोर, तो ये वाली 11 और एक ये 12, तो टोटल कोर कितनी होती है, 12। अब उनको कोरों को अगर आप नेमिंग करना चाहो, शीर्ष अगर अपन लेंगे तो क्या, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये शीर्ष हो गए 8। और कोरे लेवे तो क्या हो जाएगा, एफ ए बी, अगर कोर लेवे अपन तो कौन कौन सी कोर हो जाएंगे, एफ ए बी, ऐसे बी सी, ऐसे बेटा सी डी, ऐसे ई डी, ऐसे एफ जी, ऐसे जी बी, ऐसे एच ई, ऐसे सी एच, ऐसे ई डी तो हो गई ना, और जी एफ भी हो गई, ए भी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और कौन सी बच गई, जी बी हो गई, डी जी हो गई, ये वाली पीछे वाली यानी डी जी। एक बेटा और कौन सी हो गई, डी जी हो गई, बी सी हो गई क्या, बी सी हो गई, और जी बी हो गई, एच सी हो गई क्या, एच सी, ये वाली एच सी नहीं हुई, ये एच सी हो गई, और देखो नहीं एच सी सी एच हो गई ना, ये
और देखो कौन सी, ईडी, HC, 4 4 8 9 10, 2 कोरे, और देखो पीछे वाली जीबी का नाम भी आ गया क्या, अब मेरे को नजर नहीं आ रहे हैं, जीई का नाम आ गया क्या, ABFG, FA, BG, BC, CD, ED, DG, FG और AH, ये वाली सामने, और ये एक FE। तो कहने का मतलब ये बेटा, ये आपके पास ये 12 कोरें आपकी ये होगी। तो आपको कहने का मतलब ये है कि आपको शीर्ष और कोर पकड़ में आ गए। अब बात आती है इसके फेस, सरफेस। किसी भी घनाभ में सरफेस कितने, तल कितने होते हैं, तो तल देखना बेटा, ये घनाभ है, एक ये वाला तल जो आपको सामने नजर आ रहा है, एक ये पीछे वाला तल जिसमें पीछे थप्पी मार रहा हूं, यानी ये वाला 2, एक ये ऊपर वाला तल 3, एक ये नीचे वाला तल 4, एक ये इधर वाला 5 और एक इधर वाला 6। तो सरफेस यानी तल, किसी भी घनाभ में तल कितने होते हैं, 6 तल कितने होंगे बेटा, 6 तल होंगे। और तल की नेमिंग, नेमिंग का मतलब उनका नामकरण करने को आ जाए तो सामने कौन सा दिखेगा, AHEF, ये मैंने बताया था। अब लिखने की बार बार जरूरत नहीं है, फिर भी चलो वो आदत के अनुसार मजबूर हूं, AHEF, फिर ऐसे बेटा ABCH, मतलब ये आपके दिमाग के को खोलने के लिए आप ये 6 ऐसे ही आप वो देखना, ई ऊपर वाला ये जो नजर आए इसका नाम क्या होगा, HCDE, नीचे वाले का नाम क्या होगा, ABGF, नीचे वाले का, सामने वाला क्या होगा, HEFA, है ना, इधर साइड वाले का क्या होगा, ABCH, ऐसे। तो इस टाइप से आपके पास 6 तल होंगे। ये घनाभ की क्लियरिटी आपको होनी चाहिए। अब ये बताइए कि घनाभ में विकर्ण कितने संभव है, विकर्णों की संख्या कैसे हो सकती है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन के साथ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी उसमें पूछे, कथनों में पूछ सकता है, इन चीजों को ध्यान रख, और पूछे या नहीं पूछे पर कंसेप्ट आपको दिमाग में होना चाहिए, ताकि आप जब इससे 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने जा रहे हो तो यानी कि चीजें एक एक क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए आपको। कितनी ट्रिक याद रख लोगे आप, आइए बंदे, तो अपने रूम को ही कंसिडर कर लो, अरे दिमाग लगाओ कि एक इस कोने से सामने वाली छत का कोना, एक इस कोने से उधर सामने वाली छत का कोना 2, उस कोने से इधर वाला कोना 3 और उस कोने से उधर वाला कोना 4, 4 ही तो विकर्ण है। तो किसी भी घनाभ के अंदर मैक्सिमम कितने विकर्ण हो सकते हैं, 4 विकर्ण हो सकते हैं। तो टोटल विकर्णों की संख्या कितनी होगी बेटा, 4, और चारों विकर्णों की लंबाई हमेशा क्या होगी, समान होगी करके। तो मैंने कहा ना, अब जस्ट केवल कुछ नहीं करना, घनाभ यानी आपका रूम, उसमें इमेजिन करके आप सारी चीजों को कंसिडर कर सकते हो, घनाभ के कंसेप्ट को आप दिमाग में बैठ सकते हो। अब मैंने ये तुम्हारे को शीर्ष, कोर, तल वगैरह क्यों समझाया, क्योंकि ये लैंग्वेजेस में आएंगे, वहां पे क्वेश्चंस में आएंगे कि आई बात में कि उसके पार्श्व तरीके से वो तल काट करके आपने घन को घनाभ में बदल दिया, आपने कि मतलब कि वो कोई घनाभाकार बॉक्स है, आपने उसके ऊपर और नीचे के तल को छोड़ करके आपने उस पे पेंट करा, उसका ये खर्चा निकालो, एरिया निकालो, ये निकालो। अरे सिंपल सी बात छोड़ो, आप तो मैं कह रहा हूँ आपको आपके रूम के अंदर ही पुताई करनी है। अब पुताई करनी है तो जब उसको पुताई करने वाले को आप बुलाओगे तो कैसे, ये सॉरी घनाभाकार ही हो गया एक तरीके से। तो क्या करोगे कि हाँ भैया ठीक है, कितना एरिया हो, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जो मैं बात कर रहा था, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, तो चारों दीवारों के क्षेत्रफल में क्या होगा बेटा, अगर मैं छत को क्यों कई बार क्या होता है कि छत पे तो समझ लो वुडन वर्क किया हुआ अपना, तो पुताई जो होगी, फर्श पे भी पुताई कराते हो क्या, नहीं कराते ना, तो छत के ऊपर भी कई बार कराते हैं, कई बार नहीं कराते। और समझ लो कि तो ऑटोमेटिक तो चारों दीवारों में क्या क्या, उस घनाभ के छत को हटा दो और आपके रूम की छत को हटा दो और आपके फर्श को हटा दो, तो जो चारों तरफ की जो बाउंड्री वो क्या है कि चारों दीवारी तो होंगी एक तरीके से। तो आप क्या निकालते हो, घनाभ के क्षेत्रफल में से फर्श का क्षेत्रफल यानी लंबाई गुणा चौड़ाई एक हटा दो, और अगर छत पे नहीं कराया पेंट तो छत की भी लंबाई गुणा चौड़ाई हटा दो, और टोटल घनाभ का क्षेत्रफल से ही आप क्या हो, चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकालते। कैसे निकालते हो तो अपन बात बताऊंगा मैं, पर ये कंसेप्ट अब आप लोगों के दिमाग में घनाभ के लिए बैठ जाना चाहिए। अब जब बात आती है बेटा कि इसकी, तो ये शीर्ष वगैरह, ये कोरे वगैरह, ये आपको क्लियर हो गई। अब बात आती है, अपन बात करते हैं
कि हाँ, अब ये पृष्ठ की बात की अपन ने, ठीक है, तो एक वर्ड आता है कि पृष्ठ। तो पृष्ठ तो आपने देखिए 6 सरफेस थे, पृष्ठ यानी सरफेस यानी 6 थे। एक तो होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है बेटा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। वर्ड एक तो पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल की जब अपन बात कर रहे हैं तो यानी ये जो पृष्ठ हैं, तो ये सरफेस, इसी को पृष्ठ बोलते हैं। 1 2 3 4 5 और ये 6, 6 सरफेस हो गए, 6 पृष्ठ हो गए इसका। अब बेटा, अब घनाभ का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो तो आप क्या करो, आपके पास जो 6 सरफेस हैं, 6 सरफेस हैं, उन सब का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ो। ठीक है, देखें अपन करके देखते हैं एक्सपेरिमेंट के तौर पे, है ना। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अब बात बेटा 6 सरफेस है ना इसके, तो ये वाला जो आपके सामने दिख रहा है ये किससे मिलके बना है, लंबाई, ये आयताकारी तो है, ये सामने दिख रहा है लंबाई और ऊंचाई। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई होता है। अब यहाँ पे लंबाई और ऊंचाई, दो दिशाएं, लंबाई और ऊंचाई वाली काम है, तो लंबाई गुना ऊंचाई। तो देखो लंबाई गुना ऊंचाई, ठीक है सर, ये हो गया। ऐसे बेटा जस्ट इसके पीछे ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला, इसमें भी लंबाई और ऊंचाई काम में आ रही है, क्योंकि जस्ट इसके पीछे वाला इसके बराबर होगा, समांतर है। तो प्लस लंबाई गुना ऊंचाई, तो यानी इसके आगे के और पीछे का क्लियर हो गया। अब साइड वाली बात करते हैं, यानी साइड वाला ये वाला और ये वाला। अब ये आपकी तरफ कर रहा हूं मैं, तो इसमें ऊंचाई काम में आ रही है और चौड़ाई काम में आ रही है, तो चौड़ाई गुना ऊंचाई, और इधर वाले में भी चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई 2 बार, आया ना। ठीक है, अब कौन कौन से, ये सामने का हो गया, पीछे का हो गया, इधर साइड का हो गया, इधर साइड हो गया। अब ये ऊपर वाला, ये ऊपर वाला, ऊपर वाला यानी यूं कर दिया आपने, ये लंबाई और ये चौड़ाई तो काम में आ रही है, ये लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, और ये नीचे वाला इसमें भी लंबाई और चौड़ाई काम में आ रही है, यानी ये भी 2 बार, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। अब बेटा आपके पास क्या हुआ, अब देखो लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई गुणा ऊंचाई, एक लंबाई गुणा ऊंचाई, एक लंबाई गुणा ऊंचाई, 2 इंटू लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई गुणा ऊंचाई 2 इंटू चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई गुणा चौड़ाई 2 इंटू लंबाई गुणा चौड़ाई, बस। अब 2 इंटू ये, 2 इंटू ये, 2 इंटू ये, तो 2 सब में कॉमन आ रहा कि नहीं आ रहा, सब में 2 2 2 कॉमन आ रहा, तो क्या बचा, लंबाई गुणा ऊंचाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा चौड़ाई। और ये क्या होता है, क्षेत्रफल होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका सूत्र हो गया। आपको याद तो क्या रखना है, ये ए बराबर येलो 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। केवल ये याद कराने के लिए इतना नाटक मैंने खेला, नहीं तो कहने को याद तो ये सिंपल सा इतना सा हो जाता। आपको लगता है कि टाइम वेस्ट, जिसको टाइम वेस्ट लगता है बेटा वो मेरा स्टूडेंट ही नहीं है। नहीं तो इतना तो आप भी समझ रहे हो एक तरीके से कि आदमी जाता तो ये डायरेक्ट सूत्र बता करके काम चल जाता है एक तरीके से। मेरे को काम नहीं चलवाना है, क्यों, ये चीज तुमको आएगी जब एग्जाम जून में देने बैठोगे आप, कि कंसेप्ट की अहमियत क्या होती है, ये अभी किसी को समझ में नहीं आ रही, पर ये जब आएगी। नहीं तो केवल कुछ नहीं था, घनाभ का वर्ड लिख करके पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का मेरे को केवल ये सूत्र लिखना था, एल फॉर लंबाई, बी फॉर एल फॉर लेंथ, बी फॉर ब्रेथ, एच फॉर हाइट,
तो L इंटू बी यानी लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, और ये ट्वाइस, और ये ए फॉर एरिया, ये आपका हो गया घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र, और ऐश करो, कोई दिक्कत ही नहीं है तरीके से। पर इतनी बकवास जो 15-20 मिनट से जो मैं ये चीज कर रहा हूं, क्योंकि आपको जब तक ये चीज क्रिस्टल क्लियर नहीं हो जाएगी क्या चीज है, मजाल क्या कि क्वेश्चंस को छूटेगा ही नहीं अपने से। ये एक बार क्लियर होगी तो उसके बाद कितना भी घुमा लेगा, कहां से भी जाए कि कटिंग इसकी यूं कर रहा है, कटिंग इसकी यूं कर रहा है, उससे घना बना रहा है, घन बना रहा है, इसमें से वही आप आइसक्रीम खरीदने जाते हो कि रेक्टेंगुलर वो घनाभ के शेप के अंदर आपने आप क्यूब दे दिया आपको, और उसमें से वो गोला जो निकाल रहा कि गोला निकाल रहा है वो निकाल, पर ये कब का होगा जब आपको ये चीजें क्लियर होंगी। नहीं तो क्या होगा कि अच्छा सर वो वाला क्वेश्चन तो उसमें वो आइस क्यूब अपन लेके आए थे, उसमें से क्या वो निकालता था, अर्ध गोलाकार होता है उसमें से निकालता था, अब उसका क्षेत्रफल निकालना वो गोले क्यों क्या ये कर, फिर वो अलग अलग क्वेश्चंस याद करोगे। और एक कंसेप्ट एक बार आपने दिमाग में बिठा लिया तो आपको क्वेश्चंस याद करने नहीं, फिर तो आपको फटाक से आपके कंसेप्ट आए और उसके बाद तो जैसे कह रहा उसको फॉलो करोगे। आई बात में ये, नहीं तो सूत्र तो आपका ये लो ये खत्म हो गया सूत्र तो एक बार के अंदर यो। पर कहने का मतलब बेटा ये कि जो घनाभ के जो पृष्ठीय क्षेत्रफल थे इससे करते 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 देखो कि आप ये चीज पे पहुंचे, और फिर आपका फाइनल फॉर्मूला आपको ये याद रखना है, और ये याद हो जाना चाहिए। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, घनाभ का, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू कोष्ठक में लंबाई गुना चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुना ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुना लंबाई, बस ये याद हो गया। अब देखो ये समझ लो कि आपके रूम का पृष्ठीय क्षेत्रफल है, आपको तो फर्श के ऊपर भी मतलब क्या करना चाहिए, पुताई करवानी है, आपको तो चारों दीवारों पे भी करानी, छत पे भी करानी है, तो भैया आपको इस हिसाब से निकाल करके खर्चा उसको देना पड़ेगा। उसने बोल दिया भैया 10 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से लूंगा, और आपके रूम 10 बाई 20 बाई 5 का है कि 10 फीट लंबा है, 10 फीट चौड़ा है, 20 फीट लंबा है, 5 फीट ऊंचा है, मतलब 5 मीटर ऊंचा है, 10 मीटर चौड़ा है, 20 मीटर लंबा है, तो आपको क्या कर दो एल की जगह 20 लिख दोगे, बी की जगह 10 लिख दोगे, और एच की जगह बेटा जहां दिख रहा 5 लिख दोगे, कैलकुलेशन निकालोगे, उसका जो हिसाब है वो उसको करके दे दोगे एक तरीके से। अब देखो आपके रूम की बात की थी ना, इसमें से चारों दीवारों की मैं बात करता हूँ। चारों दीवारों में क्या होता है, फर्श और जो रूफ है आपके टॉप और बॉटम ये नहीं आते ना, तो टॉप फर्श किससे, लंबाई और चौड़ाई से लंबाई और चौड़ाई से मिलकर फर्श बना होता है, और छत भी किससे बनी होती है, लंबाई और चौड़ाई से मिलकर छत बनी होती है। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, इसी सूत्र में लंबाई गुणा चौड़ाई भी काम में नहीं ले रहे अपन, दोनों लंबाई गुणा चौड़ाई काम में नहीं लेंगे ना, तो यहीं से सूत्र निकल गया चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अब देखो चारों दीवारों का क्षेत्रफल करेंगे तो ये लंबाई गुणा चौड़ाई वाली चीज तो खत्म हो गई, क्योंकि चारों दीवारों में लंबाई गुणा चौड़ाई वाली चीजें तो कौन कौन सी है, एक तो फर्श है घनाभ के अंदर यानी आपके रूम में, और एक छत है जिसमें लंबाई और चौड़ाई कम, तो लंबाई और चौड़ाई तो इसमें चारों दीवारों में आती नहीं है, तो फर्श और रूफ है, तो इसका मतलब ये खत्म हो गया, तो आपके पास क्या बचा बेटा, 2 गुणा कोष्टक में b इंटू एच प्लस एच इंटू एल बचा ना, ये बचा। अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, एच कॉमन आ रहा है दोनों में, तो मैं क्या लिख दूं, 2 इंटू एच और ये b प्लस एल, और आपको शुद्ध हिंदी में आप क्या लिख देते हो इसको, 2 गुणा ऊंचाई कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई, मतलब चौड़ाई प्लस लंबाई, ये तो ये चारों दीवारों का क्षेत्रफल का सूत्र, 2 इंटू ऊंचाई लंबाई प्लस चौड़ाई। अब बताओ बेटा आपको कहां अलग से भूल भी जाओ कुछ भी कर जाओ, कंसेप्ट क्लियर है। अब आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर है तो ठीक है यार, इसी में से तो निकलना, लंबाई चौड़ाई काम में आती ही नहीं है, दोनों ने फर्स्ट में काम में आनी है और ये ने काम में आनी है, तो फटाक से आपने ये सूत्र निकाल लिया, इसी से निकाल दिया। अब देखो कोई क्वेश्चन में घुमाव कैसे आएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल है ना, और कई बार क्या होता है कि अपने जैसे गांव के अंदर कमरे होते हैं, गांव में क्या सीलिंग यूं नहीं अलग कलर की, हाँ भाई इधर चारों दीवारों पे कर देना और छत पे भी कर देना भैया, अरे बेटा छत पे कर देना और फिर कहते कि अब हिसाब करो उसका, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल तो निकाल लोगे, फिर छत का क्या निकालोगे, लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करोगे इसी के अंदर इससे निकाला और इसी के अंदर क्या कर दोगे,
एक लंबाई गुना चौड़ाई और जोड़ दोगे, एक लंबाई गुना और चौड़ाई यानी छत का क्षेत्रफल भी निकल गया और जोड़ दिया टोटल, फिर हिसाब कर दिया एक तरीके से, है ना ये। और केवल चारों दीवारों की बात होती तो आपके पास ये होता। तो ऐसे ही आ जाती है। अब देखो इसी चीज से मैं आता हूं संदूक के ऊपर, बॉक्स के ऊपर। मान ले कि यही बॉक्स है आपके पास, ये संदूक हो गया ना, है घनाभाकार, है ना, ये थोड़ी गोलाई कोना दिख रहा है वो ठीक है, पर अब यहाँ पे अवेलेबल यही है तो बेटा ये। अब कई बार कहता है ना बिना ढक्कन का संदूक, अब फिर पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालो। अरे तो अगर मान लिया कि ये लोहे का कोई संदूक आपने बना रखा है और उसके ऊपर ढक्कन नहीं लगा रखा है, या मान लो कि अपन ने वो चौकोर, पुराने अपने गांव में पानी की टंकियां होती सीमेंट की चौकोर, है ना, और बिना ढक्कन की, तो कैसे ला के रख देते तो वो घनाभाकार होती है नहीं होती, है ना, और ऊपर से खुली हुई रहती है पानी डालने के लिए, है ना। तो उसमें क्या होगा, अब उसका और उसके ऊपर आपको कलर करना है, कलर करने में कितने सरफेस आएंगे उसके अंदर। पानी की टंकी को सोचो जो सीमेंट की आती है, आजकल तो कई सिलेंड्रिकल भी बनने लगी, गोल भी बनने लगी, पर आप तो जो पुराने जमाने में चला करती थी चौकोर टंकियां अपने चला करती थी, गाय भैंसों के पानी पीने के लिए अपन रख देते थे, या घरों में भी अपन वो सेट कर देते थे, वो टोटी लगा करके अपन हाथ धोने लग जाते थे। तो कहने का मतलब वो उन टंकियों की बात कर रहा हूँ। संदूक भी वैसे होते थे लोहे वाले। तो बिना ढक्कन का संदूक हो या बिना टॉप वाली टंकी, पानी का टैंक हो, घर में चौकोर अपन पानी के टैंक बनाते हैं, ऊपर मतलब छपा हुआ नहीं है टैंक, तो भी उसमें कितनी वॉल होती है, 5 ही तो वॉल होंगी एक भाई, 4 तो वो उसकी दीवारें हो गई और एक सरफेस हो गया, तल हो गया, तो घनाभाकार हो गया कि नहीं हो गया। अब मान ले कि उसके ऊपर आपको सीमेंट ही करनी है, जो पानी का टैंक बनाया उसके ऊपर सीमेंट करनी है, तो सीमेंट क्या होगा, 5 सरफेस का ही तो पैसा दोगे उसको, ठेके में दोगे तो ऊपर का थोड़ी दोगे, या आपने ढक्कन, बिना ढक्कन का संदूक है तो 5 सरफेस का ही तो दोगे। तो उस समय कुछ नहीं, पूरे घनाभ का पूरा एरिया निकाला, माइनस 1 L इंटू बी घटा दिया, क्योंकि ऊपर ढक्कन नहीं है तो नहीं एक पूरे एरिया में से L इंटू बी घटा दिया। और नीचे पेंदा भी नहीं है, केवल फ्रेम ही है कि बस चारों दीवारों का ये, तो 2 L इंटू बी फिर तो वो चारों दीवारों में बन गया। तो बेटा ये कंसेप्ट, ये चीजें आपको अपने दिमाग में रखनी पड़ेंगी, आगे बाद में उससे ये चीज आती है। अब क्वेश्चंस को घुमा कैसे भी सकता है कि कभी आपको एरिया दे दिया, है ना, और लंबाई चौड़ाई दे दी, भाई आपको एरिया दे दिया और लंबाई चौड़ाई दे दी, ऊंचाई पूछ ली, तो एरिया की जगह एरिया का लंबाई चौड़ाई रख के ये निकाला, उसको डिवाइड कर, वो खैर क्वेश्चंस करेंगे आए तो ऊंचाई, तो अलग अलग फॉर्मूला थोड़ी। अब मैं यहाँ पे यूं लिखूं कि ये भाई ऊंचाई का फॉर्मूला, अगर ऊंचाई निकालनी हो तो ऊंचाई का फॉर्मूला क्या हो गया, क्षेत्रफल ये बटे ये 2 गुना लंबाई प्लस चौड़ाई, ये कोई अलग से कोई सूत्र याद रखने की कहां जरूरत पड़ गई इनको। अरे ये है ना ये कंसेप्ट, ठीक है, वो अब जो चीज दी हुई होगी वो चीज रख देंगे, ये ऊंचाई बराबर होती है, ये चीजें अपने, अब वो मैथमेटिक्स अगर अपन को क्लियर कि भाई इंटू का सिंबल है तो ये सारी चीजें कचरा क्या आना, इसके नीचे ही आना, तो ये नया फॉर्मूला बन गया, उससे क्या मतलब। तो वो तो जैसे भी क्वेश्चंस को घुमाएगा, परंतु उसके लिए आपको ये सारी चीजों की क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो बेटा आपको ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैंने इस चीज के ऊपर टाइम दिया है यूं। अब बात आती है कि क्योंकि अपन ये ठोस ज्योमेट्रीज की अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो क्षेत्रफल की बात होगी। अब बात करते हैं आयतन की, धारिता, आयतन बोल दो, धारिता बोल दो, आयतन, धारिता, कैपेसिटी एक ही बात है बेटा ये, ठीक है। अब आयतन में क्या होता है, धारिता यानी धारण करने की क्षमता, जैसे तुम ये समझो, हाँ जैसा अभी मान लें कि एक तो पानी की टंकी थी आपके पास, है ना, एक पानी की टंकी थी कि उस पानी की टंकी के जो 5 ओपन पानी की टंकी है वो घनाभाकार है, उसके ऊपर पेंट करने में कितना खर्चा आएगा, पेंट करने में तो यानी क्या करोगे, उसके 5 तल थे, 5 तल आगे कर दिया, ये समझ लो यही पानी की टंकी ओपन, यहाँ रंग कर दिया, यहाँ रंग कर दिया, या ये बॉक्स है समझ लो ओपन बॉक्स है, यहाँ रंग कर दिया, यहाँ रंग कर दिया, यहाँ रंग कर दिया, यहाँ रंग कर दिया, और नीचे भी पेंदे में भी रंग कर दिया, ऊपर ढक्कन है नहीं यानी ओपन बॉक्स है, तो 5, तो ये तो होता है क्षेत्रफल, यानी सरफेसेस के ऊपर आपने कर दिया, रंग कर दिया। और कैपेसिटी, धारिता का मतलब क्या है, ये जो बॉक्स था ना उसमें कितना रंग भरा जा सकता है। जैसे अपन टंकी बनाते ना, अरे कितने पीपे की है, 20 पीपे की बना दे भैया, कितने, गांव में ऐसी लैंग्वेज चलती थी कि हाँ, आजकल तो क्या होता है कि हाँ भाई मतलब कि हाँ ठीक है यार इतने लीटर की बना देना, उतने की भी इतने लीटर पानी आ जाए,
कि 50 लीटर की बना देना, कि 50 लीटर टंकियां आजकल सिंटेक्स की अपन ये ऊपर रखते हैं, नहीं रखते कि आजकल तो रेक्टेंगल में नहीं तो गोल वाली टंकी रखते हैं, सिलेंड्रिकल रखते हैं, नहीं तो रेक्टेंगल तो कहते हैं ना कि भाई कितना, हाँ भाई 1000 लीटर, उस पर लिखा हो जाता है कि नहीं लिखा होता है 1000 लीटर, है ना, 500 लीटर ऐसे, तो वो कैपेसिटी को शो करता है। 500 लीटर उसके अंदर पानी आ सकता है, 500 लीटर उसके अंदर रंग भरा जा सकता है, पर 500 लीटर उसके ऊपर पेंट थोड़ी हो सकता है। तो सरफेस का मतलब तो ये ना, ये जो बाहर से आपको जो नजर आती है उस पर कलर करने में कितना पेंट लगेगा, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है उसके अंदर कितनी चीज भरी जा सकती है। ऐसे कैपेसिटी का मतलब जैसा आपका रूम है, इसमें कितनी पुताई करने में कितना पेंट खर्च हो गया, कितना व्हाइट वॉश यानी कितनी कली लगेगी, और एक इसके अंदर कितनी कली भरी जा सकती है, वो आयतन। तो यानी आयतन का क्वांटिटी जो चीज होगी वो हमेशा बहुत बड़ी होगी, बहुत ज्यादा होगी। अब देखो बेटा, तो आयतन का जब अपन बात करते हैं तो घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन की जब भी बात करेंगे तो देखो क्या निकालेंगे भाई, कोई पेंदे में तो से तो चीज स्टार्ट होगी, एक तरीके पेंदे से चीज स्टार्ट होगी ना, तो पेंदे का एरिया तो क्या दे रखा है, L/B, है ना, और जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी वैसे वैसे उसका वो पट्टी बढ़ती जाएगी, ये लो ये, तो L/B, और उसको क्या ऊंचाई से गुणा कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन। कहने को तो आपको ये दो सूत्र और एक चारों या तीन सूत्र हैं, इसके अलावा घनाभ के अंदर कोई सूत्र नहीं है। तीन से ही आप 5 और बना लो, वो एक अलग चीज है, वो इसी से बनेंगे, तो इसलिए मैं उनको याद करने की नहीं कहूँगा। जिसने कंसेप्ट सीख लिया तो वो अपने आप लैंग्वेज जैसे जैसे रिक्वायरमेंट है वैसे वैसे वो चीज को करता चला जाएगा, वैसे वैसे वो बनाता चला जाएगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करता चला जाएगा एक तरीके से। और जिसको भी अभी रटन विद्या से ही चलना है तो उस रटन विद्या से तो फिर बेटा कुछ नहीं, फिर तो ये 2 मिनट की चीज थी, 2 मिनट के अंदर मेरे को 2 सूत्र लिखवाने थे और क्वेश्चंस इसके घनाभ के क्वेश्चंस पे आ जाता, आई बात में। पर नहीं, क्यों, मैंने तुमको पहले भी कहा था पढ़ाऊंगा वैसे ही जैसा पहले दिन से पढ़ाया था, वैसे की वैसे ही काम चलेगी, आई बात में। पर ये मेहनत आप लोगों के हाथ में कि आप लोग कितना कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो ये घनाभ के आयतन की बात होगी। अब क्या होगा बेटा, इसमें क्वेश्चन घुमा के कई बार पूछेगा कि किसी अलमीरा की कोई रैक है, ठीक है, या किसी बॉक्स की लंबाई 5 मीटर, बॉक्स की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, तो ये बताइए कि उसका आयतन कितना है। तो ठीक है, सूत्र याद है, L/B/H, 5 × 4 × 3, ये ठीक है साहब, हो गया। आपको यूं बोल दे कि हाँ भाई कोई बॉक्स है, ठीक है, उसकी लंबाई दे रखी है आपको भाई 5, चौड़ाई दे रखी है आपको 4, ऊंचाई दे रखी है आपको हाइट 3, ठीक है। अब इसमें बताइए, समझना बेटा, इस चीज को समझना कि मैं क्या कहना, लैंग्वेज कैसे आती है, कि अब ये बताइए इसमें 1 मीटर यो L1, B1 और H1, देखो, और अब आ जाते हैं थोड़े से क्लियरिटी के ऊपर। मैंने यहां पे लिखा कोई बॉक्स है, उसकी लंबाई 5 m फॉर मीटर, विड्थ है 4 मीटर और हाइट है उस बॉक्स की 3 मीटर, कोई बॉक्स। अब उसके अंदर आपने को कोई बुक्स जमानी है, सेम साइज की बुक्स थी भाई, ठीक है, अभी अभियान चल रहा है कि भाई आ रहे हैं ना स्कूलों में बुक्स आ रही है, तो गवर्नमेंट ने प्रिंट करके गवर्नमेंट भाई बुक्स भेज रही है तो बच्चों बांटे, तो सेम साइज की बुक्स होंगी, मान लिया कि 12th की बुक्स है, सेम साइज की मैथ्स की बुक्स है। अब मान लिया तो उन बुक्स की, ये तो बॉक्स की लंबाई होगी भाई, लाइब्रेरी में बॉक्स पड़ा हुआ है मेरे, तो ये तो बॉक्स की लंबाई होगी, और ये एक बुक की होगी बेटा। तो बुक की डायमेंशंस, बुक की विमाएं, ये बॉक्स की विमाएं L1, मतलब कि ये तो L बॉक्स को कर रहा हूं तो L1 कर दिया,
50 cm लिखा मैंने, cm मतलब सेंटीमीटर। चौड़ाई कितनी है वो बुक की? चौड़ाई कितनी है? 20 सेंटीमीटर। और ऊंचाई कितनी है बेटी उसकी? ये 10 सेंटीमीटर। ये मतलब समझ लो ये कोई बुक्स है, ये बुक है, ये लंबाई है उसकी, ये चौड़ाई है और ये ऊंचाई है। अब मैं क्या करूंगा, उस बॉक्स के अंदर ये बुक ये जमती जाएंगी, यूं यूं यूं, फिर यूं 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 यूं, ऐसा वो बॉक्स पूरा भर जाएगा, है ना? ये पूरा बॉक्स भर जाएगा बेटा। तो कितनी किताबें उसके अंदर आ सकती हैं ये निकालना। तो बॉक्स में किताबें भरनी है ना, तो यानी वॉल्यूम की बात हो रही है। इसने आयतन वर्ड नहीं बोला, परंतु आपको बोल दिया। अब देखो क्वेश्चन क्या बन गया। माना कि किसी बॉक्स की लंबाई, किसी संदूक की लंबाई 5 मीटर है, चौड़ाई 4 मीटर है, ऊंचाई 3 मीटर है, उसमें 50 बाई 20 बाई 10 सेंटीमीटर की कितनी किताबें आ सकती हैं। तो जब भी क्वांटिटी की बात आ जाए, कि संख्या की बात आ जाए, तो उस समय आपको क्या करना है, जब भी वस्तुओं की संख्या, भाई बुक भी क्या होगी आपके पास, वस्तु ही होगी ना बेटा एक तरीके से। तो वस्तुओं की संख्या, तो जिसके अंदर वो चीज रखनी है, तो बॉक्स का कुल आयतन या जो भी आपको चीज दे रखी है, तो कुल आयतन बटे एक वस्तु का आयतन, यानी एक बुक का आयतन, एक वस्तु का आयतन। ये एक कॉमन फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है। अब ये फॉर्मूला जो है वस्तुओं की संख्या निकालने का फॉर्मूला जो है, ये बेटा केवल घनाभ के लिए नहीं है। अगर घनाकार कोई चीज होगी, घन के लिए भी कोई चीज होगी, तो उसके लिए भी उसमें भी कोई वस्तुओं की चीजें रखनी है, तो यही आएगा। कोई बेलनाकार चीज है, बेलनाकार टंकी है, बेलनाकार टैंक बना हुआ है, उसके अंदर वस्तुएं रखनी है, तो भी यही सूत्र इस्तेमाल होगा। ये कॉमन सूत्र है। गोलाकार चीजें रखनी है, गोला में कोई चीजें डालनी है, उसके लिए भी बस क्या होगा, ये ध्यान रखो। ऊपर क्या है, कुल आयतन किसका, कि वो बॉक्स है, वो बेलनाकार टंकी है, वो गोलाकार बॉल है, वो क्या है, कैसा शेप है, तो जैसा शेप है वैसे आयतन का फॉर्मूला आ जाएगा, फॉर्मूला आयतन का बदल जाएगा। और नीचे वस्तु का आयतन, वस्तु किस टाइप की है। अभी किताबें तो क्या घनाभाकार ही थी, तो अपने घनाभ के दिया। अब पता नहीं उसमें बॉलें रखनी हो, टंकी में बॉलें भरनी हो, तो क्या हो जाएगा, एक वस्तु का आयतन, एक वस्तु का आयतन यानी अब क्या, गोले का आयतन, उसका ले लेंगे, गोले का आयतन से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे तो क्या, बॉक्स भी घनाकार है, किताबें भी घनाकार है, तो बॉक्स का आयतन यानी घन का ही, घनाभ का ही आयतन। और नीचे भी क्या हो जाएगा, घनाभ का ही आयतन। वो बात है कि डायमेंशन उसमें क्या लेंगे, बॉक्स वाली लेंगे, इसमें किताब वाली लेंगे, ये चीज। तो ये चीज समझना। ये क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं मैं आपको, क्वेश्चंस कैसे कैसे बनते हैं, किस टाइप की लैंग्वेजेस आती है, तो उसके ऊपर बात कर रहा हूं। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी आप कैलकुलेशन करो क्षेत्रमिति के अंदर, तो हमेशा ये ध्यान रखो, जो विमाएं है ना, उनकी इकाई समान होनी चाहिए। इकाई समान का मतलब, इकाई का मतलब बेटा, जैसे कि एक चीज तो ले रहे हो आप मीटर में, दूसरी ले रहे हो सेंटीमीटर में, ये बहुत ज्यादा जल्दबाजी में गलतियां हो जाती हैं। तो हमेशा ये याद रखो कि इकाई समान होनी चाहिए, कि या तो सारी चीजें मीटर में ही हो, या सारी चीजें सेंटीमीटर में ही हो, या सारी चीजें मिलीमीटर में ही हो। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर है तो बहुत ही बढ़िया, और नहीं है तो उनको कन्वर्ट करो। अगर है तो बहुत बढ़िया, और नहीं है तो कन्वर्ट करो। जैसे 1 सेंटीमीटर, ये आपको याद होनी चाहिए। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 मिलीमीटर। मीमी का मतलब क्या हो गया, मीमी का मतलब क्या हो गया, 10 मिलीमीटर, यानी मिलीमीटर, एमएम वो लिख देंगे एक तरीके से। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर। सेम ही लिख देता हूं सेंटीमीटर को, है ना। 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। एक होता है 10 सेंटीमीटर का क्या होता है बेटा, 1 डेसीमीटर होता है। 10 सेंटीमीटर का क्या होता है, 1 यूनिट कई बार आ जाती है, 1 डेसीमीटर। डेसीमीटर
बराबर 10 सेंटीमीटर। तो बेटा कॉमन सेंस की बात है कि 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर, तो 10 डेसीमीटर बराबर क्या हो जाएगा, 1 मीटर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब अलग से कोई थोड़ा सा, इसलिए याद रखना अलग चीज होती है, समझना अलग चीज होती है। समझने में समय एक बार देना होता है, उसके बाद यानी अब 1 डेसीमीटर बराबर 10 सेंटीमीटर है। अब 100 सेंटीमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, 10 डेसीमीटर होते हैं, तो 10 डेसीमीटर, तो यानी यूं भी लिख सकते हो आप एक तरीके से कि 1 मीटर बराबर, जब सब अगर 10 डेसीमीटर भी लिख सकते हो, डेसीमीटर आई बात में, ये भी लिख सकते हो। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। 1 किलोमीटर बराबर क्या लिख दोगे, 1000 मीटर। ऐसे बेटा कई बार बड़े खेत वेत का एरिया, रेक्टेंगुलर खेत हो, 1 हेक्टर, 1 हेक्टर। हेक्टर किसके लिए काम में लेते हैं, ये सारी चीजें तो जो थी, ये लंबाई को काम में लेने के लिए काम में लिया जाता है, लंबाई को कंसिडर करने के लिए। अब 1 हेक्टर ये क्या है, एरिया के लिए, क्षेत्रफल के लिए काम है। तो 1 हेक्टर बराबर होता है बेटा 10,000 वर्ग मीटर। एक वर्ड आ दिया मैंने, वर्ग मीटर, आई बाद में। और एक होता है 1 आर, आर के अंदर भी मेजर करते हैं, कई बार यूनिट्स दे देते हैं एक तरीके से। तो ये 1 आर इक्वल टू होता है 100 वर्ग मीटर। 1 आर इक्वल टू क्या होता है आपके पास, 100 वर्ग मीटर। ये जो मैंने टिक लगाए हैं, ये तो ये, और जिन पे स्टार लगा रहा हूं, ये क्या एरिया निकालने के लिए काम में आ रहे हैं। अब आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि लेंथ के लिए केवल कोई स्क्वायर वगैरह नहीं है, और क्षेत्रफल के लिए वर्ग 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 शब्द काम में लिया, यानी वर्ग मीटर बोल दो, वर्ग मीटर बोल दो, या मीटर स्क्वायर, एक ही बात है। किलोमीटर बोल दो या किलोमीटर स्क्वायर, अगर किसी का एरिया निकालना, किलोमीटर में लेंथ और विड्थ दे रखी है तो एक ही बात है। तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, जो एरिया होता है ना, एरिया, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल की यूनिट जो होती है वो हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग किलोमीटर, इसमें ही होती है। यानी क्षेत्रफल की इकाई हमेशा, क्षेत्रफल जो निकलता है, क्षेत्रफल हमेशा इकाई जो होगी वो वर्ग मीटर ही होगी। यानी मीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये क्षेत्रफल की इकाइयां होती हैं। क्यों होती हैं, क्यों, किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालो, किसी भी चीज का, मैंने किसी भी चीज का बोल दिया तो इसमें घन भी आ गया, घनाभ भी आ गया, बेलन भी आ गया, शंकु भी आ गया, गोला भी आ गया, जो अपन आगे बात करेंगे, सब चीजें आ गई। और किसी भी चीज का क्षेत्रफल निकालो तो उसमें दो ही दिशाएं काम में आएंगी। और दो, अब जैसे देखो आयत की बात की थी, लंबाई गुना चौड़ाई। अगर मैं आयत की बात कर रहा हूं कि लंबाई गुना, लंबाई गुना चौड़ाई, तो लंबाई किस में नापते हो भाई, या तो मिलीमीटर में नापोगे, या सेंटीमीटर में नापोगे, या मीटर में नापोगे, या किलोमीटर में नापोगे। और चौड़ाई भी किस में नापोगे, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में ही नापोगे। तो 1 सेंटीमीटर इसका और 1 सेंटीमीटर इसका, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, घाते आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, किलोमीटर इंटू किलोमीटर इंटू किलोमीटर स्क्वायर, मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसलिए क्षेत्रफल की जब भी बात होगी तो आप हमेशा जो इकाई लगाओगे मीटर, किलोमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर में ही लगाओगे। आगे बात समझ में। अब कहोगे सर ये आयत की बात क्यों करते हैं, अभी अपन तो अपन घनाभ की बात, घनाभ के बताओ। घनाभ में तो आपने अभी पूरा नाटकबाजी किया है कि पूरा बताया है कि उसमें 3 दिशाएं होती हैं, एल बी। तो इसका मतलब क्या है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर की घात 3 होना चाहिए, है ना। मैं क्षेत्रफल की बात कर रहा हूं, है ना। अब देखो कि उसके अंदर भी कैसे, चलो यहीं लिख देता हूं मैं, अच्छा है ना, ये नोट कर लेना। चलो इसमें घनाभ की इकाई की बात करते हैं, तो घनाभ के क्षेत्रफल का सूत्र क्या लिखा था बेटा,
ये लिखा था या नहीं लिखा था? ये एरिया का सूत्र है। अब इसका इकाई देखते हैं, तो देखना सुनना भाई बात। एल, बी और एच, लेंथ, विड्थ और हाइट, तीनों दूरियां वाली चीजें हैं, नापी जा सकती है। अब मान लिया 1 सेंटीमीटर इसका, 1 सेंटीमीटर इसका, तो इन दोनों का गुणा क्या आ जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, बी इंटू एच, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर प्लस सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर। तो ये तीनों ही सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, आपस में प्लस हो रहे हैं, तो ये क्या हो गया? 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और बाहर क्या था? 2, तो ये क्या आ जाएगा? 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसलिए मैं कहता हूं कि एरिया की जब भी यूनिट आएगी तो क्या आएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर। आ रही बात समझ बेटा? यो देखो, आप इससे भी अपन वो, तो कॉम्प्लिकेशंस में नहीं आना है। मैं कह रहा हूँ क्रिस्टल क्लियर रखो अपने आप को, ये सारी चीजें अपने। अब ये कि यही चीज, मतलब ये घनाभ में ये सारे कंसेप्ट इसलिए बता रहा हूं ताकि मेरे को बेलन, गोला, घन, शंकु वगैरह इनमें बोलने की जरूरत नहीं पड़े कि ये यहाँ से सीखे हुए रहेंगे, क्यों वो कि वही चीज वहां पे लागू होनी एक तरीके से। आ रही बात सुनिए? यो तो फिर आयतन की यूनिट, आयतन, क्योंकि आयतन में मैंने बताया था कि इसमें चीजें बढ़ने लग गई, तो तीसरी दिशा भी अब इसमें काम में आने लग गई ना, तीसरी दिशा भी काम में आने लग गई। इसलिए आयतन की यूनिट, आयतन की इकाई हमेशा, यूनिट हमेशा क्या होगी? या तो सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब या किलोमीटर क्यूब इसके अंदर होती है, यानी उसमें घात 3 लगती है। अब देखो इसका आयतन V फॉर वॉल्यूम, तो L इंटू बी इंटू एच होता है कि नहीं होता घनाभ का? तो L सेंटीमीटर में, B भी सेंटीमीटर और H भी सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर, आधार समान है और 3 बार गुणा हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर क्यूब ही तो रहेगा बेटा। ऐसे चाहे किसी का भी आयतन निकालो, बेलन का निकालो, शंकु का निकालो, किसी का, सबके आयतनों की यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब ही रहेगी। तो कहने का मतलब ये है कि आपको इन इकाइयों को ध्यान में रखना है। पर शुरुआत अपन ने कहां से की थी? वो जो बटे बटे की बात करें, तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है इन सवालों को करते वक्त कि सबसे पहले देखो कि जो इकाई दे रखी है ना, वो समान यूनिट में दे रखी नहीं दे रखी। ऐसे नहीं कि लंबाई तो दे रखी हो मीटर के अंदर और चौड़ाई दे रखी हो सेंटीमीटर। जैसे दे दिए कि आपको लंबाई, किसी बॉक्स की लंबाई 2 मीटर है, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है। अब उसका आयतन निकालो, तो आप तो क्या करो, आयतन का सूत्र तो लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है। तो लंबाई तो 2 मीटर दे रखी है, 2, चौड़ाई 50 सेंटीमीटर दे रखी है 50, और ऊंचाई 10 सेंटीमीटर दे रखी है 10, और एक गुणा करके उत्तर लिख दिया। एल, बी और एच का ही तो मान लिखा। नहीं बेटा, ये मीटर में, ये दोनों सेंटीमीटर, तो या तो इन दोनों को मीटर में बदलो या इसको सेंटीमीटर में बदलो, यानी 2 की जगह 200 सेंटीमीटर लिखोगे तब जाकर के सेंटीमीटर क्यूब में आंसर लिखोगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा आपका। कहने का मतलब ये था ये माइन्यूट चीज आपको ध्यान में रखनी है। तो ये आपको अपन लोगों ने बात की। अब बात करता हूं बेटा, काफी बात हो गई इसके ऊपर, इन कंसेप्ट के ऊपर। अब एक फिगर लेता हूं मैं, घन, घन जिसको क्या बोलते हो? तो क्यूब। ये अब क्यूब, अब जिसने घनाभ समझ लिया तो अब मेरे को यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा, बिल्कुल समझ लो। बस एक बेसिक डिफरेंस, एक बेसिक डिफरेंस होता है बेटा घन और घनाभ के अंदर। घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती है और घन के अंदर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई समान होती है, बस। आगे बात सुनने, इतना सा फर्क होता है, बाकी वही सूत्र और वही सूत्र का, जैसे कईयों के रटे हुए होंगे पहले से कि सर की घन का तो क्या होता है, क्षेत्रफल का सूत्र अलग होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल का, उसका तो 6 इंटू भुजा की घात 2 होती है, उसमें तो 2 गुना लंबाई वगैरह ये था। बस अब यहाँ पे आ जाता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो घनाभ का ही लिखता हूँ। एरिया क्या था बेटा? 2L इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल।
घनाभ का एरिया यही था। अब मैं बात कर रहा हूं घनाभ से घन पे आ रहा हूं। अब घन का क्षेत्रफल, घन का क्षेत्रफल। अब मैं बात नहीं करूंगा घन के अंदर वही 8 कोरे, मतलब कि 12 कोरे, 8 शीर्ष, 6 सरफेस, वही ओपन बॉक्स, ये और बस वो अब घनाकार है, बस एल बी और एच समान आ रहे हैं, इसके अलावा कुछ भी चेंज नहीं है। तो वो की वही चीज, तो यानी वो मेहनत अब यहाँ बचाएंगे अपन। है ना बेटा, अब घन का क्षेत्रफल निकालना है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ओके, मैं तो सूत्र तो यही है, मैं कह रहा हूँ ना घन और घनाभ कि जितने भी घनाभ घन होते हैं उनको घनाभ तो कह सकता हूँ, हर घनाभ को घन नहीं कह सकता बस, पर घन को मैं घनाभ कह सकता हूं। घन क्या होता है? ऐसा घनाभ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बराबर होती है। शब्द सुनना मेरी, कि घन जो होता है वो ऐसा घनाभ होता है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई बराबर होती है। पर तो यानी इसका मतलब घन को मैं घनाभ कह सकता हूं पर घनाभ को घन नहीं कह सकता। क्यों? घन के लिए तो जरूरी होती है बराबर होना। ठीक है, अब देखो बेटा, तो फिर इससे निकालू, देखे क्या है। तो ओके, मैं तो इसका कहने वाला 2 की जगह 2, एल इंटू बी है ना। तभी मैंने क्या बताया था, घन के लिए क्या है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर है ना। ठीक है, तो बी की जगह भी एल, तो एल इंटू एल, प्लस बी की जगह भी एल, एच की जगह भी एल, प्लस एच की जगह भी एल, और ये एल है ही। तो बेटा क्या हो गया, ये 2 एल इंटू एल, एल की घात 2, एल इंटू एल, एल की घात 2, एल इंटू एल, एल की घात 2, तो यानी 2 एल की घात 2, एल की घात 2, एल की घात 2, तो क्या आ गया, 3 एल की घात 2, 3 दूनी 6 एल की घात 2। यानी सूत्र क्या होता है एरिया का, तुम क्या लिखते हो, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, ये पढ़ा ना तुम लोगों ने। और एल क्या है, एल यानी भुजा की लंबाई तो है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, तो यानी ये आप ये घनाभ के लिए ये क्षेत्रफल निकाला किससे, इससे घन से निकाला, इसलिए वो बात प्रूव हो गई अपनी। कौन सी? कि जितने भी जो घन होते हैं वो घनाभ तो होते ही होते हैं एक तरीके से। बस ये लो। अब यही आयतन की बात करूं, आयतन किसका, वही घन का, घन का आयतन। तो घनाभ का क्या था, एल इंटू बी इंटू एच था ना बेटा। तो अब बी और एच बराबर ही है इसके अंदर, क्योंकि एल बराबर, इसके लिए क्या था, एल बराबर बी बराबर एच, ये तो क्या था, घनाभ का था। अब ये देखो, तो एल, बी की जगह भी एल और एच की जगह भी एल, एल इंटू एल इंटू एल, तो क्या हो गया, एल क्यूब। और आपने घनाभ का आयतन, घन का आयतन क्या पढ़ा है, घन का आयतन आपने पढ़ा है साहब कि भुजा की घात 3, भुजा क्यूब, साइड क्यूब, और ये तो ये लो उसी से आया ये तो। बस बी और एच, यानी कंसेप्ट क्लियर है तो बस हो गया क्लियर। बस अब बेटा अब ये समझ लो कि घनाकार कोई बॉक्स है, उसके अंदर किताबें कैसी रखनी है, वही डिवाइड करना, वही करना, यूनिट चेंज करना, वो करना, सारी चीजें वो की वही है। यानी अब जो घनाभ का जो कंसेप्ट थे वो सारे के सारे इस पे भी लागू होने, सारे क्वेश्चंस के ऊपर, इसके ऊपर भी बात करनी। आ रही बात समझे? तो कुल मिलाकर के बेटा बात यह है कि आपको वर्क तो हार्ड करना पड़ेगा। अगर वर्क हार्ड नहीं करोगे कोई मतलब नहीं है पढ़ने का, और नहीं पढ़ रहे हैं अपन, इसका अंदाजा है मेरे को। पर मैं मेरे कमिट से बंधा हुआ हूं, क्योंकि जागोगे आप, पर आप जागोगे एग्जाम के 3 मोस्टली। ये लोग कहते हैं ना कि सर हम तैयारी खूब करते हैं, खूब करते हैं, पर सर पेपर छूट जाता है या पेपर सिलेक्शन होता नहीं है, वो नहीं होता। मैं क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूं कि अभी 14 से मैंने वापस क्लासेस लेना स्टार्ट किया है, और अरे बात तो छोड़ो कि मतलब कि जो लोग जुड़े हुए हैं, मैं कह रहा हूं बेटा वो मत जुड़ो, हट जाओ। रीजन, क्योंकि उनमें से 10% लोग भी क्लास को नहीं देख पा रहे, रेगुलर नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो फिर मतलब क्या, वो बिल्कुल एकदम टाइमिंग सेट करके मैं तुम्हारे को, यानी बच्चों को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए यार, बच्चों को एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई चीज जानी चाहिए है, ताकि उसको करें है, उसमें से मतलब कि 10% लोग भी जितने जुड़े हुए, 10% लोग भी 24 घंटे में उस चीज को नहीं देखते हैं, तो फिर ऐसे सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब है। मैं तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, अपनी ऐप पे जितने बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर वो 50 बच्चे भी, उन 50 बच्चों को भी एक परिवार बना करके उनके साथ मैं जो स्ट्रेटेजी अपना रहा हूँ, ये अपनाने वाला हूँ, वो कि नवरात्रे से उनमें कंटेंट्स डालना शुरू कर दूंगा, तो उनके साथ ही करता रहूंगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ तुम्हारे को यहाँ छोड़ रहा हूँ, मैं तो एंड तक, जब तक एग्जाम नहीं जाएगा, ये यूट्यूब पे यूं ही के यूं ही चलता रहेगा। पर बेटा दुख होता है कि जिन लोगों के लिए इतना अपन करने की कोशिश करते हैं, उनको कंटेंट, ये चीज को फ्री में पढ़ने का भी टाइम नहीं है, और फिर वो सिलेक्शन की चाह रखते हैं कि सिलेक्शन
मतलब हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, है ना, फिर क्यों फालतू के वो मैसेजेस वगैरह के एक तरीके सर कि कंटिन्यू रखना, सर ये करना, सर वो करना है, और उसके बाद तुमको देखने का टाइम नहीं, एंड में खा लोगे सब कुछ, एंड में कर लोगे सब कुछ तुम एंड के 3-4 महीनों के अंदर। क्योंकि बेटा जो रेगुलर जो तुम करते हो ना, तो रेगुलर से क्या थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे अच्छी चीज मजबूत होती चली जाती है ना। और फिर बाद में क्या होगा, तुम लोगों की करने की इच्छा ही नहीं होगी, बोला यार ये तो इतना इकट्ठा हो गया। आज मान लिया कि जो कल क्लास हुई थी जिसको वो कल क्लियर करके आ गया होगा, है आज वाली क्लियर जाकर के वो कर लेगा, है कल उससे अपन आगे की बात करेंगे, तो कितना होगा। अब मान लिया कि किसने दो चीजें देखी नहीं, तीसरी चीज पे डायरेक्ट आ रहा है। अब आज के जो डिस्कशन किया है वो डिस्कशन कल थोड़ी होगा, वो डिस्कशन परसों थोड़ी होगा, कुछ अलग चीज होगी। तो उस डिस्कशन में इन चीजों को तो इन्वॉल्व करूंगा ही करूंगा मैं, तो फिर वो उसके पकड़ में नहीं आएगी, है फिर उसको क्या मजबूरी हो जाएगी कि पहले वाला देखूं जा करके। वो पहले वाला देखने जाता है तो अगले वाला छूट जाता, अगले वाला फिर पेंडिंग हो जाता है, तो फिर बाद में बात तो वो क्यों हुई है। तो बेटा उसको करो। अब मैं एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी तुमको बता रहा हूं, कुछ नहीं करना बेटा, एक थोड़ी सी आपकी थॉट्स है ना उसको थोड़ा चेंज कर लो, आपकी थिंकिंग को थोड़ा सा चेंज कर लो। कैसे, देखो हालांकि आप सब समझदार हो कि मतलब कि ऐसी बात नहीं, कई लोग ऑलरेडी जॉब के अंदर हैं, सब कुछ है, सारे आइडियाज आपके पास हैं, पर मैं एक इस समय तुम्हारा एक टीचर होने के नाते जो मैं तुमको गाइड कर सकता हूँ या जो अपनी तरफ से तुमको कह सकता हूँ बेटा, ये कह सकता हूँ कि कुछ नहीं, मैथ्स पढ़ने का तरीका मैं तुमको बताता हूँ। कुछ नहीं करना, 8 बजे करीब मैं वीडियो डालता हूँ वीक में, ये मान के चलो बेटा कि कम से कम 5 वीडियोस मैं जरूर डालूंगा, 8 बजे करीब मैं डालेंगे, है ना। 2 दिन वो इसलिए कि 2 दिन फिर बाद में जो ऐप पे मैंने काम किया कि उन बच्चों की जो गूगल मीट वगैरह लूंगा, तो बेटा उनके लिए भी मेरे को कंटेंट्स देने पड़ेंगे और उनके लिए भी कंटेंट तैयार करने पड़ेंगे, उनकी भी स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी उसके लिए। पर मान लिया मैं तुम लोगों के 5 दिन, अब मान लिया कि आप लोगों ने ये मान लो कि आप लोगों ने सबने मेरे से ऑफलाइन कोचिंग स्टार्ट कर रखी, आप लोग ने मेरे को ऑफलाइन कोचिंग दे रखी है, और आपने सबने मेरे को समझ लो कि 5-5 हजार रुपए जमा करा रखे। आई बात में, ऑफलाइन कोचिंग आती है, मैं आपके शहर में ही उपलब्ध हूँ समझ लो, और आपने मेरे को ऑफलाइन कोचिंग, तो और मैंने 8 बजे का टाइम रख रखा है। तो बेटा आप क्या करते, अगर मेरे को उस समय आपने अगर पैसे दिए हुए होते तो आप क्या करते, तैयार होकर के सही 8 बजे अपना रजिस्टर और पेन उठा करके मेरे घर पे या मेरे इंस्टीट्यूट पे आप आते ना, और 8 से 9 या 8 से पौने 9 जो पौन घंटा या 1 घंटा की जो क्लास होती आप लेते, रेगुलर आते, किसी दिन छुट्टी भी ले लेते, छुट्टी भी मार लेते, तो नेक्स्ट डे क्या करते, आपके बैचमेट कोई होता उससे पूछते कि यार सर ने कल क्या कराया था, पूछते ना, है ना, पूछते, और फिर वो कंप्लीट करके लाते। मैं जो आपको जो होमवर्क देता वो होमवर्क आप नेक्स्ट डे करके लाते, उसकी प्रैक्टिस करके लाते, मेरे से आगे अगले दिन क्लास में पूछते। ये फॉलो करते कि नहीं करते, है ना। तो बेटा आपको भी तो वही करना है, इससे बढ़िया सुविधा क्या हो सकती है, मैं नहीं जान सकता। अगर आप कोई ऑफलाइन कोचिंग जाते हो या करते हो तो मैं खुद की बड़ाई नहीं कर रहा, पर आप कंपेयर कर लेना कि अगर आप कंपेयर कर लेना कि उनसे बुरी मेहनत तो नहीं कर रहा हूं ना मैं तुम लोगों के साथ यहाँ पे फ्री भी। अगर जो YouTube पे रहना चाहते हैं, जिनके साथ जो मेरे साथ YouTube से जुड़े हुए, तो उनके लिए मैं उनसे बुरी तो मेहनत नहीं कर रहा ना। पर आप क्यों, क्योंकि आपकी जेब से पैसा निकला नहीं है ना, तो आपको इस चीज की अहमियत ही नहीं मालूम। अरे पढ़े वीडियो पढ़े रहेंगे ना, क्या दिक्कत, देख मन चाहे जब देख लेंगे कर लेंगे एक तरीके से, पर बेटा इसके लिए मैं नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। मैं चाहता हूं कि आप लोगों का कोई रिजल्ट निकल के आवे, और वो रिजल्ट मैं फिर बार बार कह रहा हूं कि वो रिजल्ट तभी निकल के आएगा जब आप रेगुलर इनको पढ़ोगे। इस मेहनत की मैं 5 दिन आपके लिए मेहनत कर रहा हूं, वीक में 5 दिन आपको दे रहा हूं, तो आप रेगुलर उस टाइम पे नहीं बैठ सकते। मैं तो रेगुलर क्लास डालने को तैयार हूं, और आप रेगुलर पढ़ने को तैयार नहीं हो वहां पर। वाह, तो जैसी नीयत के साथ अपन बैठेंगे ना, तो फिर वैसी ही बरकत मिलनी है आप लोगों को। आपको उसी सोच के साथ बैठना पड़ेगा कि यार नहीं, आप उसको एज ए ऑफलाइन मानो ना, आपसे मैंने कोई पैसा थोड़ी लिया है? आप अपना समय भी नहीं दे सकते, यानी सामने वाले से समय की आशा तो रख रहे हो आप, पर आप अपना समय, कीमती समय आप अपना तो नहीं दे सकते कि उस एक पर्टिकुलर टाइम के ऊपर। एक डिसिप्लिन लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी किसी भी चीज को गेन करने के लिए, और वो अनुशासन अगर अपन लोगों के अंदर नहीं होगा, और अपने कैरियर के प्रति अपने में अनुशासन नहीं है, जब तुमको ये चीज मटेरियल अवेलेबल हो रहा है, आराम से बैठ करके उस चीज को करो ना। जितना इस प्लेटफॉर्म से, यूट्यूब प्लेटफॉर्म से जो जो पॉसिबल चीजें वो तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही रहा हूँ ना, वीडियोस आप पॉसिबल है वो आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इनसे गेन कर लो आप एक तरीके से। और फिर इतना ही, अगर समय खराब लगता है आपको कि यार समय नहीं है, तो बेटा उसको अनसब्सक्राइब करो, कोई मतलब नहीं वो भीड़ देखने से, मेरे को उससे कोई मेरे को कोई बहुत बड़ा वो मेडल या वो चीज हासिल नहीं होने वाली है। मेरे लिए तो बच्चे वो
50 भी बहुत है, 100 भी बहुत है, जो भी पढ़े, जो वास्तव में पढ़ना चाहते हैं, है ना। तो बेटा आप अपनी स्ट्रेटेजी बदलो कि नहीं यार, कि जैसे आप अपने ऑफलाइन के लिए कमिटेड रहते हो कि क्यों कि यार इतने बजे, तो बेटा वैसे तुमको जब रेगुलर क्लास, फिर रेगुलर क्लास का मतलब क्या निकला, फिर तो मेरी मन चाहे 10 दिन, हफ्ते 10 दिन में एक डाल दूंगा। बस जब जिसको पढ़ना वही पढ़ेगा तो फिर ठीक है, तो हफ्ते 10 दिन में एक क्लास डाल दी, बना बुन करके कैसी, और मतलब कि ठीक है, हाँ भाई बच्चे देखना चाहेंगे देख लेंगे एक तरीके से, तो मेरा कमिटमेंट भी पूरा हो गया कि मैंने तुमसे वादा किया कि एग्जाम के एंड तक रहूंगा, तो एग्जाम के एंड तक रहूंगा, मैं डालता रहूंगा बीच बीच में वीडियोस है। पर वो रेगुलरिटी, वो कंटिन्यूटी क्यों, ताकि मेरे इन बच्चों को बिल्कुल फायदा हो। और ये है, पर वो बच्चे क्या कर रहे हैं, यानी सर तो बेवकूफों की जैसे अपना कमिटमेंट पूरा कर रहे हैं, और बच्चे क्या कर रहे हैं कि मतलब ठीक है होगा जो देख जाएगी, घर की मुर्गी दाल बराबर, ये तो बेवकूफ है ही, चल रहा है काम तो क्या दिक्कत है एक तरीके से। नहीं बेटा ऐसा, इतना बेवकूफ मैं नहीं हूं एक तरीके। ये बार बार मैं तुमको इसलिए समझाता हूं क्यों, मेरे को मालूम है रिजल्ट किससे आएगा, मेरे को मालूम है रिजल्ट तभी आएगा जब आप उस चीज को रेगुलर देखोगे। ये कोई थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है कि आप 5 रात लगातार लग जाओगे, रट लोगे और मतलब कि पहुंच जाओगे एग्जाम देने। एंड में अल्टीमेटली होना वही है कि बेटा कि ये ठीक है सर, ये 10 में से एक क्वेश्चन आया, ये 2 क्वेश्चन आया, क्योंकि आप कितना इनपुट दे रहे हो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अरे तुमको जब सुविधा मिली हुई है बेटा, आपको कहीं घर से निकल के जाना नहीं, आप जिस स्थिति में जहां पे भी हो उस पर्टिकुलर टाइम पे अपनी चीज को देख लोगे तो क्या फर्क पड़ जाएगा आपके, है आपका कोई नुकसान थोड़ी हो जाएगा उससे। और वास्तव में आपका नुकसान हो रहा है तो बेटा उसको छोड़ दो, ताकि वो समय कभी जब देखने की कोशिश करो ताकि वो समय बचाओ और किसी सब्जेक्ट को दे लो, फिर मैथ्स को छोड़ दो। तो मेरी तो ये रिक्वेस्ट है बेटा, आप इसको एज ए ऑफलाइन लो, बस आपको इतनी सी थिंकिंग चेंज करनी है, इसको एज ए ऑफलाइन लेकर के भी इस प्लेटफॉर्म से हमको जितना गेन हो सकता है सर से उतना तो अपन ले ले, अगर मेरे को कुछ थोड़ा बहुत समझते हो तो आई बात में। नहीं तो ठीक है, इतनी मेहनत मेरे और बच्चों के लिए करूंगा ना फिर मैं। तो बेटा ये तो शिकायत फिर मेरे को है आप लोगों से, क्योंकि 24 घंटे में से मतलब आप लोगों के पास इतना टाइम नहीं कि आप उस चीज को देख सको। तो बेटा देखो आप किस दिशा में जा रहे हो, आगे तो मैं क्या कहूँ। ठीक है आप खुद समझदार हो, इस चीज को ध्यान में रखना, इन कंसेप्ट को बिल्कुल दिमाग में बिठाना, एक अच्छी उससे एनर्जी से बेटा कुछ पॉजिटिव माइंड के साथ, पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ कुछ अच्छी सी शुरुआत करो। समय ये रेत की जैसे निकलेगा, पता भी नहीं चलेगा कब ये समय जंप होकर के कब अपन आगे निकल गए, और एग्जाम भी आपके पास नजदीक आ जाएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान रखो इन चीजों को। ओके चलो अपन कल कंटिन्यू करेंगे, आज देखते हैं कि लोग कितना क्या करते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू।